वो 100% एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी को बेटा बहुत बार रीड कीजिए, समझ समझ करके केमिस्ट्री भी पढ़िए, बायो नहीं केवल, केमिस्ट्री को भी अच्छे से समझ समझ करके कई बार पढ़िए, डायरेक्टली केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। और फिजिक्स मुझे नहीं आता, फिजिक्स का थोड़ा एनालाइज खुद कर लीजिएगा। फिजिक्स का मुझे नहीं पता फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे, तो आप जो कल पेपर हुआ है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, बहुत सारे नई चीजें सीखिएगा। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि पेपर कहां से आ रहा है, पेपर हमें पढ़ना क्या, हम पढ़ क्या रहे, हाई फाई क्वेश्चन बना रहे, उल्टा सीधा बनाते जा रहे और वो क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो सबसे बड़ा चीज है कि सिलेबस को अपने ढंग से पहले पढ़िए, और सिलेबस हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो जब क्वेश्चन आप पेपर देखते हैं तो आपको अंदर से पता चलता है, ओ क्वेश्चन यहां से आ रहा है, हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, तो यहां पर मेहनत करने की जरूरत है। चलो ठीक है, तो इसी तरह से हमने बैक टू अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। हमने रिस्पिरेशन इम्प्लांट स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने रिस्पिरेशन का जो इंट्रो वाला पार्ट है पूरी तरह से समझा भी दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। ठीक है, अब रिस्पिरेशन के हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। रिस्पिरेशन के जो डिटेल पार्ट है, ग्लाइकोलिसिस का डिटेल है वो करेंगे, लिंक रिएक्शन है डिटेल से करेंगे, क्रेब साइकिल को डिटेल से करेंगे, और ईटीएस को डिटेल से करेंगे ना। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोग शायद बेटा ग्लाइकोलिसिस तक केवल कवर कर ले, ग्लाइकोलिसिस को डिटेल से करेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट रुको पहले, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग डिटेल से कर ले, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग डिटेल से कर लेंगे, और अगर उसके अलावा भी टाइम मिला तो हम लोग लिंक रिएक्शन भी करेंगे। तो हम हमारा आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस डिटेल से करना, और दूसरा करना है लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल, ठीक है। और ईटीएस के लिए पूरा एक क्लास हमने अलग से रखा है। ईटीएस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ईटीसी है, जिसे आप सिस्टम बोलते हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इसके लिए हम लोग पूरा एक अलग से क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में यही 4 टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। तो चलो अब फटाफट हम लोग टाइम वेस्ट करने की जगह हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पिछले क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस जो है कहां रन करेगा। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है, साइट सभी बच्चों को मालूम है, फिर भी लिख लीजिए, मैसेज में टाइप कीजिए ग्लाइकोलिसिस कहां रन करेगा। एकदम सिंपल सी कहानी है, ग्लाइकोलिसिस रन करेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है वहां रन करेगा। और ग्लाइकोलिसिस के लिए बेटा नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेल में ऑक्सीजन है तब भी ग्लाइकोलिसिस रन करेगा, अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तब भी रन करेगा, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आपकी एनसीईआरटी से कहती है इट इज द कॉमन पाथवे, आपकी एनसीईआरटी से कहती है बेटा कॉमन पाथवे है, यानी कि अगर आप एरोबिक करना चाहते हो तब भी होगा, एनारोबिक यानी फर्मेंटेशन करना चाहते हो तब भी होगा, कॉमन पाथवे। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे बेटा ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है ईएमपी पाथवे। रीजन बहुत ही आसान है, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था ना। आई थिंक सबका नाम ठीक है बेटा, स्पेलिंग ना याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में स्पेलिंग तो लिखने नहीं आएगा। इमडन थे, दूसरा का नाम था मेयरहॉफ, मेयरहॉफ, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम है पारनास, पारनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे पहली बार ढूंढा था, डिस्कवर्ड किया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज। उन्हीं तीनों के नाम पे हमने रखा ईएमपी पाथवे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, टोटल स्टेप कितने हैं। आंसर बेटा टोटल स्टेप है 10 स्टेप का है, कोई साइकिल वाइकल नहीं है।
कोई साइकिल वाइकल नहीं है, 10 स्टेप का है, वो लीनियर चलेगा, कोई साइकिल नहीं कहते। कभी नाम सुना है ग्लाइकोलिसिस साइकिल? नहीं ना, ग्लाइकोलिसिस पाथवे बोलते, कोई साइकिल नहीं है, लीनियर मैनर में रन करेगा। बोले ठीक है। अंदर नेक्स्ट, इस 10 स्टेप को पढ़ने से अच्छा है, 10 स्टेप एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, तो 10 स्टेप को हमने बच्चा, एनसीईआरटी नहीं, हमने 10 स्टेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस ग्लाइकोलिसिस का जो 10 स्टेप है, हमने उसे समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में सिंपल है बेटा, ग्लाइकोलिसिस द पान की दुकान, ग्लाइकोलिसिस द पान की दुकान। तो पान की दुकान अगर खोलना है तो स्टार्टिंग में आपको पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का जो आपका 1 to 5 स्टेप है, यहां पास आप एनर्जी बेटा इन्वेस्ट करेंगे, आप बेटा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं एटीपी, एनर्जी इन्वेस्ट कीजिएगा। इसलिए इसका नाम है प्रिपरेटरी फेज। हम तैयारी कर रहे हैं, अभी पान की दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं बेटा, पान खरीद के लाएंगे, भाड़े पे शॉप लेंगे, ये सब काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पैसा कमाना तो भूल जाओ, स्टार्टिंग के फेज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहां पर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेटरी फेज। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ठीक है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पास ताकत हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। चलिए 1 से 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग पहुंचेंगे 6 to 10 स्टेप पे, 6 से 10 स्टेप पे अब आएंगे, 6 से और 6 से 10 स्टेप। यहां पास आपको जो भी बेटा पान के दुकान लगाने में आपने ताकत, आपने एनर्जी, आपने रुपए खर्च किए हैं, तो बाद से जो 6 to 10 स्टेप होगा, इस दौरान आपको बेटा एटीपी एनर्जी मिलेगा। आपको मैं बनाऊंगा, यहां पास आपको क्या मिलेगा, एटीपी बन के मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगा NADH, ये भी एक ताकत ही है, ये भी बेटा NADH और H+ एक तरह का ताकत ही है, जो मिलेगा 6 to 10 स्टेप के बीच में। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पे ऑफ स्टेज। देखो नाम में लिखा है पे ऑफ स्टेज, क्योंकि यहां पास आपको मिलेंगे ताकत। स्टार्टिंग में ताकत खर्च कीजिए, बाद में आपको ताकत मिलेगा। सिंपल सा है, कोई भी डिफिकल्ट लाइन नहीं है। हमने समझने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 to 5 और 6 to 10। ठीक है, बेटर है आप एनसीईआरटी अपना निकाल लीजिए, जहां पास 10 स्टेप गिवन है। बेटर है आप एनसीईआरटी निकाल लो, जहां पास एनसीईआरटी में 10 स्टेप गिवन है, थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेट कर लेंगे, चीजें आसान हो जाएगी। चलो ठीक है, तो फटाफट बताओ। ठीक है, वाई इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? फटाफट क्वेश्चन बनाइए। वाई ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? वाई ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज ईएमपी पाथवे? आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को जिसने ढूंढा था वो 3 साइंटिस्ट थे, इमडन, मेयरहॉफ एंड पारानास, इसलिए हमने इन तीनों के नाम पे रखा है ईएमपी पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन पाथवे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नोन एज कॉमन पाथवे? हम इसे बेटा कॉमन पाथवे क्यों कहते हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि सर रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एरोबिक, एनारोबिक, दोनों में ये कॉमन है, एरोबिक में भी चलेगा, एनारोबिक में भी चलेगा, कॉमन पाथवे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हमने बेटा ग्लाइकोलिसिस को, अच्छा ग्लाइकोलिसिस चलता कहां है, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? आजकल तो बच्चों वाला क्वेश्चन आता है, हम पढ़ के जाते हैं इतना टफ, और क्वेश्चन आता है बच्चों वाला। चलो ठीक है, आंसर साइटोप्लाज्म। चलिए ध्यान से एनसीईआरटी अपने पास रख लीजिए, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या होगा,
ग्लूकोज को टूटना है। देखो ध्यान से बेटा, ग्लूकोज ये 1 मॉलिक्यूल बेटा ग्लूकोज, ध्यान से सीखना, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, कितने कार्बन का? आंसर बेटा 6 कार्बन। ग्लूकोज को ले जाना है ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन ग्लूकोज बोलेगा कि मैं बेटा एक्टिव नहीं हूं, मैं बेटा एक्टिव नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं बेटा एक्टिव नहीं हूं, मैं एक्टिव नहीं हूं तो मुझसे बेटा दुकान कैसे खुलवा लोगे? मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए बच्चा हमें क्या करना है, ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा एटीपी, ताकत। मुझे यहां पर एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए बेटा, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एटीपी आएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो अपना फॉस्फेट वो बेटा डोनेट कर देगा, बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी आया और कन्वर्ट हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, क्या रिलीज किया? एक फॉस्फेट रिलीज किया। ये फॉस्फेट क्या होगा? ये ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे बेटा, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे ये जाके फॉस्फेट बैठ जाएगा और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आई थिंक क्लियर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 कार्बन का था, 6ठे कार्बन पे फॉस्फेट आकर के बैठ गया, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप में आपने क्या किया बच्चा? आपने एटीपी खर्च किया, एटीपी को तोड़ा। एटीपी के तोड़ने के प्रोसेस को आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अब बच्चे लोग एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ये है, क्या सर हमें एंजाइम याद करना पड़ेगा 10 स्टेप के? मेरे अकॉर्डिंग नो, मेरे अकॉर्डिंग नो। लेकिन बेटा पिछले साल नीट 2019 में ये बेटा क्वेश्चन आया था, यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम बताइए, आंसर था बेटा हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। तो मैं बोल रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट के एंजाइम को याद कर लीजिएगा, जैसे हेक्सोकाइनेज याद कर लीजिए। हेक्सो क्यों बेटा? 6 कार्बन का। काइनेज जहां भी आएगा, काइनेज जहां भी आएगा बेटा वहां पर एनर्जी की बात करेगा, ताकत की बात करेगा, एटीपी की बात करेगा। भी कई जगह काइनेज आएंगे, एटीपी बनने की, एटीपी तोड़ने की बात करेगा, तो बेटा एंजाइम का नाम काइनेज यूज करेंगे। और इस काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए बेटा मैग्नीशियम आयन Mg+2। मिनरल न्यूट्रिशन ये लिखता भी था बच्चा, मिनरल न्यूट्रिशन में ये स्टेटमेंट गिवन था, रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। और कल वाले पेपर में भी आया, कल नीट 2020 का जो सेकेंड पार्ट हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है रेस्पिरेशन के एंजाइम को, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को, डीएनए बनाने वाले, आरएनए वाले बनाने वाले एंजाइम को। मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर। अब बोलेंगे सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बोले ग्लूकोज नकारा है बेटा, लेजी है, नकारा है। बोले मतलब? ग्लूकोज बेटा काम करना ही नहीं चाहता, लेजी है बेटा, ग्लूकोज ज्यादा एक्टिव चीज नहीं है। तो बोले सर क्या करें इसके? बेटा अब इस ग्लूकोज को आइसोमेराइज कर दीजिए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज का आइसोमर बनेगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक्टिव चीज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कहानी बेटा सिंपल है, ग्लूकोज के 6 नंबर पे क्या था? फॉस्फेट था, हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बट एक में बेटा, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है केमिस्ट्री, एक में बच्चा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में बेटा कीटोन ग्रुप है। तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इसलिए सेकेंड स्टेप को मैं कहूंगा आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। चलिए ठीक है, आपकी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है बच्चा, आपकी एनसीईआरटी लाइन एक कहती है कि सर जो लीफ में जो खाना बनता है, ये बेटा देखो, ये रूट, ये स्टेम, और ये बेटा लीफ। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी कहती है
लीफ में जब खाना बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से स्टार्च बनते, लेकिन बेटा स्टार्च यहां से निकल करके स्टेम में रूट तक नहीं पहुंचता। स्टार्च बेटा, स्टार्च रूट स्टेम तक नहीं पहुंचता ना। तो बोले सर किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेट होता है, मूव करता है? तो आपकी एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कहती है वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कार्बोहाइड्रेट बेटा सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये बेटा नीट में क्वेश्चन आ सकता है। बोले सर क्यों होता है सुक्रोज के फॉर्म में? नॉन रिएक्टिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है ना। आपकी बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है बेटा सुक्रोज और ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज भी एक शुगर है और सुक्रोज भी बेटा एक शुगर है जो बेटा नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट नहीं करता। बोले ओ याद रहेगा। अब सोचो, सुक्रोज बेटा लीफ से चला और बेटा रूट में पहुंच गया। ये बेटा रूट में सुक्रोज पहुंच गया। एनसीईआरटी कहता है बेटा सुक्रोज का क्या करेगा रूट? एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना है बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। एनसीईआरटी कहता है अपने स्टेटमेंट में कि जो बेटा सिंक है, ये बेटा सिंक है, यहां कार्बोहाइड्रेट आ गया, ये बेटा सोर्स था जहां से कार्बोहाइड्रेट चला। सिंक मतलब बेटा रूट। सिंक में क्या आएगा बेटा? सुक्रोज। सुक्रोज बेटा यहां आने के बाद में टूट जाएगा। सुक्रोज आने के बाद में बेटा टूट जाएगा। बोले सर सुक्रोज करेगा क्या? बोले बेटा वो रेस्पिरेशन में यूज होगा, या तो सेलुलोज बनाएगा, या तो बेटा वो क्या होगा, अपने आइसोमेराइज कर अपने आप को पॉलीमराइज करके स्टार्च और स्टार्च बना के स्टोर कर लेगा। एनसीईआरटी में 3 पॉइंट लिखा है। सुक्रोज का क्या होगा, या तो वो एनर्जी देने के लिए रेस्पिरेशन में यूज हो जाए, या तो सेल वॉल बनाने में, या तो बेटा वो स्टोरेज फॉर्म में स्टोर हो जाए। फूड का स्टोरेज हो गया, ठीक है। सर सुक्रोज कैसे रेस्पिरेशन करेगा? अब आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट जो चैप्टर है वो कहता है कि सुक्रोज डाइमर है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। बोले अच्छी बात। अब ग्लूकोज बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन करके वो बेटा रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस का पार्ट बन जाएगा। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, आगे लीड करेगा। फ्रक्टोज का क्या होगा? फ्रक्टोज डायरेक्टली बेटा, फ्रक्टोज एक्टिव चीज है, फ्रक्टोज डायरेक्टली एटीपी लेगा और डायरेक्टली बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और डायरेक्टली वो यहां तक पहुंच जाएगा। अब समझ में आया? ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फ्रक्टोज बेटा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, आपके स्टेप नंबर 3 में इंटर कर जाएगा। ग्लूकोज आया, मरा हुआ है, पहले वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फ्रक्टोज एक एटीपी खर्च करेगा, डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सुक्रोज बेटा आपको एनर्जी देने का, प्लांट में एनर्जी देने का काम करता है। चलिए ठीक है, मेरे में से सभी को समझ में आ गया। बोले ठीक है सर। सेकेंड स्टेप का एंजाइम सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, फिर भी मैं बता देता हूं। आपको मैंने जो मॉड्यूल दिया है उसमें एंजाइम का नाम लिखा है, टेंशन मत लीजिए बेटा, याद हो जाएगा। 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे ना, ईमानदारी से कीजिएगा, हो जाएगा। उसका नाम है बच्चा फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज बेटा, केवल आइसोमेरेज भी याद रखोगे चलेगा। फॉस्फोहेक्सो, क्योंकि बेटा जो 6 कार्बन वाला शुगर है उसमें फॉस्फेट जुड़ा है, फॉस्फोहेक्सो। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज क्योंकि वो आइसोमेराइजेशन करा रहा है इसलिए नाम है आइसोमेरेज, ठीक है। इसे भी बेटा ठीक है, हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बोलेगा अभी भी मैं पूरी तरह से एक्टिव नहीं हूं, अभी भी मैं एक्टिव नहीं हूं। बोले सर एक्टिव नहीं हूं मतलब? मुझे ताकत दो, फिर से बेटा एक एटीपी खर्च कीजिए, एक एटीपी खर्च कीजिए और क्या बनाइए? एडीपी। तो क्या बनेगा बीच में? क्या बनेगा बीच में? एक फॉस्फेट रिलीज होगा। ऑलरेडी 6ठे पोजीशन पे एक फॉस्फेट है, एक एटीपी टूटा, फॉस्फेट देगा। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज
फ्रक्टोज 1,6, एक बेटा छठे कार्बन पे पहले से था, अब फर्स्ट कार्बन पे आ गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट। बाई कहिए बिस कहिए बेटा, ये आपका केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है कि बाई और बिस में क्या डिफरेंस होता है, मैंने जो बेटा पढ़ा बता दिया। फ्रक्टोज के पहले कार्बन और छठे कार्बन पे एक एक फॉस्फेट जुड़ गया, बन गया बेटा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, बोले सर यहां पर क्या हुआ स्टेप में? कुछ नहीं, एटीपी खर्च किया, इसे भी कहेंगे बेटा फॉस्फोराइलेशन, इसे भी कहेंगे बेटा फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आपने एटीपी खर्च किया, फॉस्फोराइलेशन। देखो बेटा 2 एटीपी तुम्हारे खर्च हो गए, अगर तुम्हें ध्यान पूर्वक देखा होगा तो पहले स्टेप में और बेटा तीसरे स्टेप में देखिए एक एक एटीपी इन्वेस्ट हुआ है, पहला और तीसरे में बेटा एक एक एटीपी यानी -2 एटीपी का लॉस हो चुका है, खर्च हो चुका है, मिला 0, खर्च बेटा 2 एटीपी हो गए। बोले हाँ सर, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि बेटा तीसरे स्टेप का एंजाइम आप याद रखिए। बोले सर क्यों, अभी तो बोला था मत याद रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे एंजाइम को कहते हैं पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ध्यान सुनो, इस एंजाइम का नाम है पीएफके, फुल फॉर्म बता देता हूं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। थर्ड स्टेप बेटा इंपॉर्टेंट है, पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ये पूरे ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है। ग्लाइकोलिसिस को कितना स्पीड में रन करना है या बेटा स्लो में रन करना है, वो डिसाइड करेगा पीएफके, इसलिए इसे कहते हैं, डिटेल से मैं बताऊंगा, पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर एंजाइम। तो जब आप एलएन वगैरह का टेस्ट देते हैं तो आप बोलते हैं कि बेटा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक पक्का ये क्वेश्चन होगा, पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आंसर करके आना पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ये ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करके रखता है, ये चाहे तो बढ़ा सकता है, ये चाहे तो घटा सकता है। अगर मुझे एटीपी नहीं चाहिए, एटीपी मेरे सेल में नहीं चाहिए, तो मेरे अंदर में ग्लाइकोलिसिस कम अमाउंट में होना चाहिए, तो ये पीएफके क्या करेगा बेटा, अपने आप को इनएक्टिव कर लेगा। लेकिन सर मुझे एनर्जी चाहिए, सर मैं बहुत भूखा हूं, मुझे एटीपी दो, तो ये बेटा पीएफके अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है, इसलिए काम है पेस मेकर एंजाइम। फुल फॉर्म बेटा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। आई थिंक यहां तक बच्चा क्लियर है? बोले ठीक है सर, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बोले ठीक है। अब 5 स्टेप जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाओ लेंगे, रुकेंगे, लेकिन हमारा तो अभी 3 ही स्टेप हुआ है, हमारा तो अभी बेटा 3 ही स्टेप हुआ है, तो हम लोग 5 लेने के बाद थोड़ा सा पानी पिएंगे ना, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अभी 3 हुए। देखिए बच्चा, ये है फॉस्फो फ्रक्टो, एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, मुझे लिखना है बेटा, यहां पर बना फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। ध्यान से सुनना, फॉस्फेट कितने कार्बन का है? बोले सर 6 कार्बन का, 6 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल है बेटा? वो हम लोग हमेशा लिखते किधर, हमेशा लिखते बेटा जो लेफ्ट साइड में होता है वहां कितने मॉलिक्यूल है, और कितने कार्बन का है उसे राइट साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में कितने कार्बन और लेफ्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल। तो सर एक ग्लूकोज लिया था, एक ही फ्रक्टोज बना होगा, एक ही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बने होंगे, एकदम करेक्ट है, एकदम बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है। अब देखिए, याद रखिएगा, हमारे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जहां भी बेटा कार्बन 6 कार्बन कंटेनिंग हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है फ्रक्टोज, और पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट है और छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट है, बल्कि हो गया बेटा, भारी हो गया, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस में भी बेटा जब C3 साइकिल पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा
कि C3 साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो बीच से टूट जाता था और 3 कार्बन प्रोडक्ट बनाते थे, इसलिए C3 पाथवे कहलाता है। सेम कहानी 6 कार्बन का है, देखिए बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 2 फॉस्फेट है, बल्कि हो गया, भारी हो गया और इसे संभल नहीं रहा है, तो ये बेटा अपने आप को यहां से तोड़ लेगा, यानी 3 कार्बन अलग और 3 कार्बन बेटा अलग हो गए। 6 कार्बन वाला पार्ट बल्कि है, भारी है, बीच से टूट गया, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे, जो 4th स्टेप है इसका नाम लिसिस है ना, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो गया, लिसिस हो गया, टूट गया, 6 कार्बन वाले टूट गए। ठीक है, ये बेटा कौन सा स्टेप है? 4th स्टेप है। बोले सर किसमें टूटा? 6 कार्बन है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया बेटा, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया। यहां देखिए शुरू में कितना था? 6 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले बेटा टूट करके ये बनेंगे एक सब्सटेंस, याद रख लीजिए, इसका नाम होगा बेटा ढाप, DHAP, ढाप। ढाप कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। फुल फॉर्म बच्चा, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बना, ढाप। फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इतना नहीं समझ में आता? एसीटोन नाम याद रखो, एसीटोन 3 कार्बन का होता है, तो फिर से पढ़ो, ढाप का फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितने कार्बन का है बेटा? एसीटोन 3 कार्बन के होते हैं, तो यहां पर मैंने 3 कार्बन लिख दिया। ठीक, फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है। ठीक है, और इसे 3 कार्बन वाले एक और तो बचा होगा, एकदम बचा, इसका नाम है बेटा पागल, PGAL, पागल नाम है। एक ढाप है, एक बेटा पागल है। तो सर पागल मतलब? एनसीईआरटी में इसका नाम बेटा G3P लिखता है। एनसीईआरटी में अगर दिखेगा तो बेटा गैप पढ़ लीजिए या G3P पढ़िए, गैप पढ़िए, जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो सर पागल का फुल फॉर्म, पागल भी 3 कार्बन का है, गैप या पागल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन के हैं, एक मॉलिक्यूल बना, तो एक पागल 3 कार्बन के, एक ढाप 3 कार्बन के, 3 और 3 कितने हो गए बेटा? 6। तो सर पागल का फुल फॉर्म, तो एनसीईआरटी देखिए बेटा, पागल का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फो देख लीजिए वापस से, P फॉर फॉस्फो, ग्लिसरल, एल फॉर बेटा अल्डिहाइड, एल फॉर अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का होता है, ये आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। बोले ठीक है सर, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गैप है बेटा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलिए, या तो बोलिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ना, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या पागल बेटा सेम चीज है, कोई टेंशन नहीं लेना। तो पीजीएल कितने कार्बन का है? 1 2 और 3 पीजीएल। यहां बेटा फॉस्फेट जो है वो 3rd पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे, इसलिए सबसे एक्यूरेट नाम मैं दे देता हूं, सबसे अच्छा नाम मैं देता हूं। पागल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, पागल तो है ये, मैं मानता हूं, लेकिन इसका पूरा नाम मैं ऐसे लिखता हूं 3PGL, क्योंकि फॉस्फेट 3रे नंबर कार्बन पे, देखो ना यहां पर कितने फॉस्फेट थे? 2, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट कहां गया? एक ढाप में है, क्या नाम है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहां आ गया, एक पागल में चला गया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो सर किस कार्बन पे है? तो बेटा 3रे कार्बन पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। हो गया बच्चा, तो एक बेटा बन गया पागल 3 कार्बन का, और एक बन गया बेटा ढाप 3 कार्बन के। 3 और 3 कितने बेटा? 6। लेकिन ध्यान से सुनिए, अब आगे के रिएक्शन में ढाप का कोई रोल नहीं है, एक दूसरे के आइसोमर, यहां देखिए ध्यान से, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। बोले सर कैसे? ढाप कीटो कंटेनिंग है, ढाप बेटा कीटो कंटेनिंग है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, और पागल बेटा अल्डिहाइड कंटेनिंग है, अल्डिहाइड कंटेनिंग है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर। अब आगे रिएक्शन चलाने के लिए ढाप का कोई काम नहीं, आगे रिएक्शन को लीड करने के लिए ढाप का कोई काम नहीं,
तो जो ढाप बना था वो ढाप बेटा कन्वर्ट हो जाएगा पागल में। तो अब बच्चा एक पागल तो शुरू में बना था, एक बना था बेटा ढाप। ढाप बोलेगा मेरे कोई काम लायक नहीं, तो ढाप साहब भी बेटा पागल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास बेटा अब बचेगा दो पागल, दो पागल बेटा बचेंगे, 2PgL बचेगा। एक पागल 3 कार्बन के, तो दो पागल बेटा 6 कार्बन बैलेंस हो गए। लेकिन पागल को लिखने का तरीका मैंने 3PgL बताया है, तो टेंशन मत लीजिए। तो क्या हुआ बेटा, पांचवा स्टेप, ढाप बना पागल बने, ढाप कोई काम करनी, तो ढाप बोलेगा मैं पागल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो ये हो गया बेटा पांचवा स्टेप, इसे कहेंगे हम लोग आइसोमेराइजेशन। ढाप आइसोमेराइज हो गया और पागल में कन्वर्ट हो गए। चलो मेरे में से पांचों स्टेप बच्चा सभी को अच्छे से याद हो गए। अब मेरे पास दो पागल है, अब पागल से मैं एटीपी बना लूंगा ना। अब पांचवा से छठे से 10वां स्टेप की कहानी हम लोग सीखेंगे, लेकिन बेटा पांचवें तक कोई दिक्कत है? चलो फटाफट हैंड रेस कर दो, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और बेटा अभी एक चीज, ठीक है, हैंड रेस कर दो, मेरे में से क्लियर हो गए होंगे। पागल ढाप आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी अभी तक गड़बड़ नहीं किया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, एकदम 100% दिमाग में फिट हो गया है। 100% बेटा दिमाग में फिट है कहानी, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा अपने मन से। अपने मन से बेटा कोई कहानी में गड़बड़ी नहीं करनी है। अरे सलोनी, मैंने क्या बोला, एक तेरे घर में पागल है और एक ढाप है ना। अब ढाप भी पागल बन गया, तो कितने पागल हो गए तुम्हारे घर में? सलोनी एक लड़की, वो पागल है, और सलोनी के दोस्त है उसका नाम ढाप है, ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ढाप बोले कि मजा नहीं आ रहा है, मैं भी पागल बनूंगी, ले बन जाओ भाई। तो सलोनी के घर में, सलोनी पहले से एक पागल थी और उसकी दोस्त भी बेटा पागल में कन्वर्ट होगी, तो तुम्हारे दोस्त का पागल में बनना, इट इज आइसोमेराइजेशन, इट इज आइसोमेराइजेशन, सिंपल सा। चलो ठीक है, मेरे में से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। चलो ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार जज करने के लिए बेटा तुम्हारा एक रफ आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले आपने एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल लिया था, ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6। नहायत ही ये बेटा लेजी इंसान था, 6 कार्बन का ग्लूकोज बेटा बेकार इंसान था, लेजी इंसान था। तो मैंने बेटा उसको पढ़ा लिखा करके, पैसा खर्च करके, एक एटीपी खर्च करके उसमें फॉस्फेट डाला, तो वो बेटा थोड़ा एक्टिवेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 एक्टिवेट हो गया, और उसके बेटा छठे कार्बन पे फॉस्फेट जाके जुड़ गए, नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ये बेटा अपना लेजी से बाज नहीं आ रहा है, बोले अभी भी हम लेजी ही रहेंगे, पैसा भी खर्च कर दिया, पढ़ा भी दिया, अभी भी बेटा लेजी है। तो हमने बेटा इसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, 1 2 3 4 5 6। बोले सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज में बेटा अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, कीटो मोर एक्टिव है। चलो ठीक है, बोले सर अब क्या करेंगे, ये भी बेटा लेजी है। बोले नहीं नहीं अभी भी लेजी है। तो लेजी है तो क्या करे बेटा, लेजी है तो तुम्हारे अंदर एक और ताकत खर्च करते, एक और एटीपी खर्च करते, 3 4 5 6। एक फॉस्फेट तो बेटा छठे पे पहले से था, पहले पे भी डाल दिया, क्या नाम बेटा, क्या नाम हुआ, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। बोले हाँ, लेकिन बेटा बल्कि हो गया, भारी हो गया। अब भारी हो गया तो बेटा संभल नहीं रहा है, तो ये बीच से देखो, यहां से बेटा ये टूट गया, ये तो है स्प्लिटिंग, टूट गया, ब्रेक कर गया। तो स्प्लिटिंग होने के बाद में ये बेटा बना ढाप, ढाप 3 कार्बन का, और ये बना बेटा पागल, पागल या गैप, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बोले ठीक। अब ढाप को मन नहीं लग रहा है, जब पागल घर में बेटा ढाप को कहां से मन लगेगा, तो बोले हम भी पागल बनेंगे, ले बेटा बन जा पागल। तो पागल में बनना पांचवा स्टेप, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। तो आपको 5 स्टेप के बाद में बेटा आपके हैंड में 2 पागल हैं, बस खत्म। आपके बेटा हैंड में अब 2 पागल हैं। अब पागल को बेटा
पागल खाना भेजो, मैं तो बेटा उससे एटीपी खींच लूंगा। अब तुम्हारी मर्जी बेटा छठे स्टेप में क्या करते हो, तो उसको पागल खाना भेज देते। चलो तो अब छठे स्टेप बेटा यानी कि हम लोग भेज देते उसे पागल खाना पागल को। अब ध्यान से सुनना, पागल का नाम PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या एक और नाम बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या बेटा उसका एक और नाम गैप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। मॉलिक्यूल कितना बेटा? 2। छठा स्टेप बेटा सबसे खतरनाक है, छठा स्टेप बेटा सबसे खतरनाक है। बोले ठीक है, ध्यान से सुनना है। छठा स्टेप बेटा बहुत ही ध्यान पूर्वक सीखिएगा, ये बेटा बाउंस किया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले ठीक है सर, कैसे करेंगे? थोड़ा बेटा लॉजिकल दिमाग लगाइएगा। बोले ठीक है सर, लॉजिक तो है ही नहीं दिमाग में। देखिए थोड़ा सोचिए, छठा स्टेप देखिए, इसका नाम क्या है बेटा? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद रखिएगा बेटा, मेरे बायो में ज्यादा केमिस्ट्री इजी वाला आता है। यहां देखो बेटा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इस पागल को बेटा, इस पागल को अगर ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइज मतलब बेटा हाइड्रोजन इससे निकाल लें, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये बेटा ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बेटा ऑक्सीडाइज जब होता है ना तो बनता है बेटा एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतना याद रख पाओगे? मैंने एकदम सिंपल बोला, पागल खाना में ले गया और उससे बेटा हाइड्रोजन निकाल लिया, पहले ऑक्सीडाइज हो तो पागल हो गया है। तो मैंने पागल को कैसे ठीक किया? मैंने बेटा उससे हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या बन गया बेटा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इतना याद रख पाओगे? बोले हाँ सर, बहुत आसान है। तो क्या बनेगा बेटा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रहेगा क्या बन जाएगा छठे स्टेप में? तो बोलेंगे सर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। एकदम क्लियर है। तो यहां पास ऑक्सीडेशन होना है। बोले सर ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? बेटा कल बताया था इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन होता है डॉक्टर, पागल है, पागल को ठीक करना है, डॉक्टर आए, डॉक्टर बेटा हाइड्रोजन निकाल लेगा। बोले सर डॉक्टर का नाम इस चैप्टर में, उस डॉक्टर का नाम है बेटा, 2 पागल है तो 2 डॉक्टर बुलाएंगे, इस डॉक्टर का नाम है नेड, NAD+। ना डॉक्टर आया, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन बेटा तुम्हारा ले लिया, तुम्हारा पागलपन अभी ठीक कर देता हूं, 2NADH और H+ बन गए। कल बताया था ना बेटा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, 2NADH बनेंगे, ETS में जाएगा। अब कहां जाता है उसको छोड़ दो, डॉक्टर ने बेटा यहां से हाइड्रोजन लिया, अपने घर को गए, क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। अब बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पड़ेगा। बोले हाँ सर, अभी अल्डिहाइड था, ध्यान से देखना बेटा, इस वर्ड को जोड़ दो, एल है बेटा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की जगह बेटा एल हटा दीजिए तो बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले बस इतना ही करना है? नहीं अभी रुको, अभी एक और खतरनाक चीज बाकी है। बोले सर अब क्या बाकी है? इसके अंदर बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा जाएगा। बोले मतलब? ऑलरेडी सर इसमें एक फॉस्फेट है, थर्ड पोजीशन पे एक फॉस्फेट है ना, मैंने एक और फॉस्फेट आयन को जोड़ दिया, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट आयन को जोड़ दिया। अब सोचो बेटा, बना था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन के? 3। पहले से उसमें फॉस्फोरस था, थर्ड पोजीशन पे जबरदस्ती मैंने एक और डाल दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। हमने 2 चीज एक साथ कर दिया, हमने ऑक्सीडेशन कराया, एसिड में कन्वर्ट हुआ, और मैंने फॉस्फेट भी डाला, तो क्या हो गया बेटा? एक पहले से थर्ड पोजीशन पे था पागल का, एक और बेटा फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, तो नाम हो गया बेटा 1,3 बिस बिस फॉस्फो, यानी 2 फॉस्फेट आ गए, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक
एसिड। बोले एकदम करेक्ट है, याद हो गया। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। अब समझ में आया? तो 2 मॉलिक्यूल आपने बना लिया बेटा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। खत्म, छठा स्टेप फिनिश। लेकिन फॉस्फेट को डालने के लिए, फॉस्फेट बेटा फ्री में नहीं जाता, 2 फॉस्फेट डाला है बेटा, तो इसलिए आपको यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल भी खर्च करना पड़ेगा। 2 वाटर बेटा आपको खर्च करना पड़ेगा। फॉस्फेट बेटा ऐसे ही थोड़ी जाता है, इसलिए फॉस्फेट क्या जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पानी के हेल्प से जुड़ेगा तब अंदर जाएगा। इसलिए आपकी एनसीईआरटी H3PO4 कह के लिखल जाएगी। आपकी एनसीईआरटी H3PO4 कह देगी। मैंने क्या बोला बेटा, तोड़ दिया। फॉस्फेट आयन आया, वाटर के हेल्प से जुटा, बना बेटा फॉस्फोरिक एसिड। वो अब फॉस्फेट को डोनेट कर देगा, किसे? पागल को। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो बच्चा, किसे किसे समझ में आ गया? ये छठा स्टेप बड़ा खतरनाक था। थोड़ा सा हैंड रेस कर दो। छठा स्टेप बेटा किसे किसे क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं है, अब तो बेटा मदारी का खेल दिखा दूंगा। अब तो कहानी खत्म है, अब तो बेटा कहानी खत्म है, हो गए। जो था यहीं पास प्रॉब्लम था। और एनसीईआरटी तुम देख सकते हो, ठीक है? अब पागल को बेटा ठीक भी कर दिया हूं, देख लो थोड़ा सा, पागल को ठीक भी कर दिया हूं। बोले ठीक है, एकदम क्लियर है यहां तक। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, जो कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। 3 × 2 6। छठा स्टेप का नाम क्या दे देंगे बच्चा? छठे स्टेप का नाम क्या देंगे? बोले सर यहाँ ऑक्सीडेशन करा है, ऑक्सीडेशन नाम रख देते हैं। हाँ चलो ठीक है, इस स्टेप को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने हाइड्रोजन उस पागल से निकाला है। डॉक्टर का नाम नेड, क्या निकाला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलना, ऑक्सीडेशन, खत्म। और बेटा पागल को इतना आसानी से थोड़ी कोई ठीक करता है। तो डॉक्टर के अलावा बेटा मैंने उसमें क्या डाल दिया? ले बेटा पानी डाल देता हूं और फॉस्फोरस डाल देता हूं, पागलपन ठीक हो गया उसका। अब क्या बना? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले सर कितने फॉस्फेट है इसमें? देखिए 1 2 3, 1 3 पहले पोजीशन पे फॉस्फोरस, दूसरे थर्ड पे फॉस्फेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दो लेके घूम रहा है। बोले हाँ बेटा, यहां देखो, अब ये छठा स्टेप कंप्लीट है, 7वें को देखिए। यहां बोलेगा बेटा यहां तो एक फॉस्फोरस नसीब नहीं है, और तुम बेटा दो लेके घूम रहे हो। तो बोलेगा नहीं नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो बोले मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास 2 फॉस्फेट है ना, ऐसा करो तुम्हारे पास में बेटा 2 मॉलिक्यूल हो, हर मॉलिक्यूल के पास में एक एक्सेस बेटा फॉस्फेट है, तो वो बेटा आप दे दो किसको? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को दे दो। वो बेटा भूखा है और तुम्हारा फॉस्फेट ले लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एटीपी में। एटीपी से क्या बन गया बेटा? एटीपी। तुम 2 मॉलिक्यूल हो, तुम 2 मॉलिक्यूल हो, तो बेटा 2 एटीपी बन जाएंगे। तो यहां पर देखे बेटा, डायरेक्टली सबस्ट्रेट ने एटीपी बनाया, कोई ईटीएस से नहीं बना। सबस्ट्रेट बोल रहा है मैं दे रहा हूं पैसा, मेरा पैसा लो और जाओ, मैं बेटा ताकतवर हूं, पागल। अभी बेटा मैंने पागलपन ठीक किया है, मेरे पास ताकत है, पैसा है, लो मेरा पैसा। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट डोनेट किया, जिससे बेटा एटीपी बना, इसलिए 7th नंबर स्टेप बेटा एसएलपी को जाता है। अब बताइए इसके पास में कितने फॉस्फेट थे? 2। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पहला वाला डोनेट कर दिया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मेरे में से ये पढ़ना चाहिए बेटा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शायद बेटा यही नाम पड़ेगा। देख लीजिए आप अपने एनसीईआरटी में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल। 7वां स्टेप बेटा क्लियर है, 7वां स्टेप बच्चा क्लियर है। 3, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बन गया आपका 7th स्टेप कंप्लीट। इसका नाम क्या होगा 7 का? एसएलपी, एटीपी बना है। बोले ठीक। बोले सर अब क्या करना है? अब कुछ नहीं बेटा, मदारी का खेल है। 8वां 9वां 10वां तो ऐसे ही बता देता हूं मैं, अब कुछ नहीं करना है। क्या था बेटा? तुम्हारा बना बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का।
कितने मॉलिक्यूल? तो बेटा 2 मॉलिक्यूल। 3 इंटू 2 6 बैलेंस है तुम्हारा। बोले हाँ। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फॉस्फेट आयन है वो किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। मन नहीं लग रहा है, नहीं रहूंगा यहां, मत रह भाई, चेंज कर ले पोजीशन। बोलेगा मैं जाऊंगा सेकंड पोजीशन पे, नाम हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थर्ड नंबर से मैं शिफ्ट करके फॉस्फेट को सेकंड नंबर पे भेजूंगा। कुछ नहीं किया है बेटा, शिफ्टिंग कराया है फॉस्फेट का थर्ड से सेकंड पे। तो जो 8वां नंबर एकदम आसान है, इसको कह दीजिए आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आपने उसका आइसोमर बना लिया। बोले ठीक है, हो गए, कुछ नहीं खर्च करना है, आइसोमेराइजेशन। बोले सर अब 9वें स्टेप में क्या करना है? 9वें स्टेप बेटा, 9वें स्टेप में क्या करना है? पानी निकालना है। बोले मतलब? इनमें से बेटा वाटर को रिमूव करो, डिहाइड्रेशन कराओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th स्टेप बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले सर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां से बेटा पानी निकाल लीजिए। 2 मॉलिक्यूल थे, 2 पानी निकालो। पानी का निकलना डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना बच्चों लोग डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना डिहाइड्रेशन। बोले सर पानी निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो आपको एकदम सिंपल से एक सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम है बेटा फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। कहानी बेटा क्लियर है, कहानी बेटा क्लियर है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। तो ये हो गया आपका 9वां स्टेप, जहां पर हुआ डिहाइड्रेशन, पानी निकाला गया। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर थोड़ा सा मैं इसके एंजाइम के बारे में बता देता हूं। बेटा इनोलेज होता है, पानी निकालने वाला एंजाइम है बेटा इनोलेज। उसे एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो मैं बता देता हूं, बाकी बेटा नहीं पढ़ना है। बाकी बेटा कितना याद करोगे? चलिए 9th हो गया। अब 10वां में क्या होगा? 10th स्टेप में कुछ नहीं करना है। फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, देखो नाम में लिखना फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। इसमें बेटा फॉस्फेट आयन है। बोलेगा कि ऐसा करो वो फॉस्फेट दे दो। तो बोले किसे दे दे? तो बोले मुझे मत दो, यहां पास आएगा एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और तुम बेटा एक्टिव हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, फॉस्फेट है, एडीपी को दे दो और क्या बन जाएगा? एटीपी। 2 मॉलिक्यूल यहां पास फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, तो 2 एडीपी से 2 एटीपी बन जाएंगे। एटीपी का बनना डायरेक्टली बेटा सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट डोनेट किया, उसके एनर्जी से बना एसएलपी। तो 10वां स्टेप भी बच्चा आपका एसएलपी को जाएगा। और लास्ट 10 स्टेप के बाद बेटा ये बन जाएंगे पायरुविक एसिड या पायरुवेट। पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्शन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। कंप्लीट, कंप्लीट बच्चा, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूं। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो मैं बता रहा हूं। तो मैं 6ठे से 10वीं को एक बार फटाफट बेटा रिवाइज करा दे रहा हूं, आपको बोलना है। 6ठे में पागल आया था। बोले हाँ सर, 6ठे में बेटा पागल का पागलपन ठीक करना था। डॉक्टर साहब आए थे, हाइड्रोजन ले लिया था, ऑक्सीडेशन हो गया। डॉक्टर ने हाइड्रोजन लेके गया पागलपन ठीक करने के लिए, ऑक्सीडेशन। बोले ठीक है सर, लेकिन सर वहां पे एक और आपने पानी भी डाला था सर, और फॉस्फेट भी डाला था। तो 6ठे स्टेप को एक और नाम कर देते बेटा, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था, यानी 2 काम आप लिख सकते हो। बोले ठीक है। अब आ जाओ 7वां, देख लो बेटा, कोई आदमी पागलपन से ठीक हुआ, पूरा अभी एनर्जेटिक है, पूरा बेटा एनर्जेटिक है, पूरा एनर्जी भरा हुआ है। तो बोलेगा बेटा एनर्जी दे दो, थोड़ा एनर्जी दे दो, उसे एटीपी बन जाएगा। तो आप बेटा 7वें स्टेप में एटीपी बनाने की बात करोगे, एसएलपी हो जाएगा। बोले सर 8वें में? 8वें में बेटा अपने आप को क्या करो, देखो 8वां आपको कुछ नहीं करना, आइसोमेराइजेशन कर दीजिए। 3 पीजीए से 2 पीजीए बना दीजिए, आइसोमेराइजेशन।
नौवा नौवा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन। एनसीईआरटी में बेटा देखिए पानी निकालते हुए दिखाया गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और 10वां बच्चा, 10वें में वापस से एटीपी बनेगा, सबस्ट्रेट बनाएगा, इसलिए एसएलपी कहेंगे। हो गया, हो गया बच्चा। तो अब देखो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैंने बेटा पूरा ओवरऑल समझा दिया। अब तुम्हें कितने समझ में आया उसका मैं टेस्ट ले लेता हूं, मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का है, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का है। मुझे बताइए ग्लाइकोलिसिस में एसएलपी बेटा कितने बार होता है और कहां कहां होता है, किस स्टेप पे एसएलपी होता है? ग्लाइकोलिसिस में किस किस स्टेप पे एसएलपी होता है? चलिए बताइए, ग्लाइकोलिसिस में किस किस स्टेप पे एसएलपी होता है? बोले सर 2 स्टेप में होता है, ये मुझे मालूम है, और ज्यादा बोलोगे तो 7 और 10th लिख दूंगा। चलिए करेक्ट बेटा। ग्लाइकोलिसिस में बेटा डिहाइड्रेशन कितने बार होता है और कौन से स्टेप पे होता है? ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रेशन कितने बार होता है और किस स्टेप पे होता है? आंसर बेटा एक बार होता है, 9वें पे होता है। एक बार होता है, और बेटा एक बार, और किस स्टेप पे बेटा? 9th स्टेप। चलिए, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन कितने बार होता है और किस स्टेप पे होता है? ग्लाइकोलिसिस में बेटा ऑक्सीडेशन कितने बार होता है और किस स्टेप पे होता है? तो सर एक बार होता है, और 6ठे नंबर पे होता है, 6th नंबर पे होता है सर ऑक्सीडेशन। चलिए, एंड खतरनाक वाला, ग्लाइकोलिसिस के दौरान बेटा आइसोमेराइजेशन कितने बार होता है और किस किस स्टेप पे होता है? ग्लाइकोलिसिस में आइसोमेराइजेशन कितने बार होता है और किस किस स्टेप पे होता है? ग्लाइकोलिसिस में आइसोमेराइजेशन कितने स्टेप पे होता है, ठीक है, और कहां कहां होता है आइसोमेराइजेशन? ठीक है, तो किसी ने बोला 3 बार, ठीक है, तो कहां कहां बेटा? सेकंड पे, 5th पे और 8th पे, सेकंड पे, 5th पे और 8th पे। चलो ठीक है, और एक खतरनाक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, एक खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो ये बता देगा ग्लाइकोलिसिस बेटा 100% क्लियर हो जाएगा, जो ये बता देगा। बोले ठीक है, क्या है? चलिए फटाफट बताइएगा, ग्लाइकोलिसिस का बेटा फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता था? आइसोमेराइजेशन, डिहाइड्रेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या होता था फर्स्ट स्टेप में? बताइए चलिए फटाफट सभी बच्चा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज आया, उसमें एटीपी ने अपना फॉस्फेट डाला, तो क्या हो गया बेटा? फर्स्ट स्टेप इज द फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइलेशन। चलिए ये पहला क्लियर। चलो नेक्स्ट बताइए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा बने थे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, थोड़ा क्लू मैं देते जाऊंगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, डिहाइड्रेशन हुआ, आइसोमेराइजेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, या एसएलपी हुआ? बोले सर सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। चलिए सेकेंड भी क्लियर, सेकेंड भी क्लियर। थर्ड, थर्ड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बोलिए बेटा क्या हुआ, कौन सा स्टेप हुआ? बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एटीपी का जुटना, आंसर बेटा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। चलिए ठीक है, अब बेटा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बल्कि है, भारी है, संभल नहीं रहा है, तो बताइए चौथा स्टेप क्या होगा? संभल नहीं रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बेटा भारी है, बल्कि है, बोले मुझसे संभल नहीं रहा है, तो बोले टूट जाओ। चौथा स्टेप लाइसिस, चौथा पागल, और एक बना बेटा अच्छा आदमी बना था ढाप, लेकिन ढाप बोले जो पागल में मजा है ढाप में मजा नहीं है। हाँ, जो बेटा पागल बनने में मजा है वो बेटा ढाप में मजा नहीं है, तो ढाप बेटा पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 स्टेप का नाम बताइए, ढाप,
पागल में, तो बोलेंगे सर उसका नाम था आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, बोले ठीक है सर। तो अब हमारे पास बच गए बेटा थोड़ा रिलैक्स, 5वां स्टेप तक हमने पढ़ा। अब ताकत भी खर्च कर दिया, पागल भी बना दिया। देखिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करिए बेटा, पागल बनिए। अब पागल को ठीक करना है ना। पहले स्टेप तक बेटा 2 पागल आपने बनाए थे, अब इस पागल भाई साहब को ठीक करना है। कैसे करेंगे? तो अब आएगा छठा स्टेप, डॉक्टर को बुलाइए, हाइड्रोजन खींच करके निकाल लेगा ना, और वहां पर बेटा फॉस्फेट डाल देगा। तो बोले सर डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन निकाले सर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, और सर पानी वानी डाल देंगे, फॉस्फेट भी डाल देंगे, अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलिए 7वां बताइए, 7वां क्या बनाते, थोड़ा क्लू दे देता हूं, क्लू दे देता हूं। 1,3 बिसफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, ले बहुत पैसा तुम रखे हुए भाई, एक फॉस्फेट डोनेट करो। तो हो गया बेटा SLP, सबस्ट्रेट ने फॉस्फेट डोनेट किया, उस फॉस्फेट से ATP बना, SLP हो गया। चलिए 8वां स्टेप बताइए, बन गया बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले मजा नहीं आ रहा है, मैं चेंज करूंगा, चेंज कर ले भाई, 8वां आइसोमेराइजेशन, 8वां आइसोमेराइजेशन, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले ठीक। 9वां पानी निकालिए, पानी 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 ना, पानी को रिमूव कीजिए, डिहाइड्रेशन, 9th डिहाइड्रेशन, और बन गया बेटा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब कुछ नहीं करना है, 10वां स्टेप बेटा लास्ट हो गया। बोले ओ PP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, बहुत सुने एनर्जी तुम्हारे पास, एक फॉस्फोरस है। बोले हाँ डोनेट करो, और डोनेट करके हम लोग वापस से बेटा ATP बना लेंगे, SLP हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बन गए बेटा 2 पायरुविक एसिड, पागल को ठीक किया और हमारे पास बन गए पायरुविक एसिड। अब मुझे बताइए 100% सभी बच्चे को 10 स्टेप क्लियर है। क्या क्वेश्चन पूछेगा अब, SLP कहां होता है? बोले सर याद है, SLP 7वें और 10वें पे होता है। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एक ही बार होता है, 6ठे पे होता है। डिहाइड्रेशन कहां होता है? एक ही बार होता है, 9वें पे होता है। आइसोमेराइजेशन 3 बार होता है, 2nd, 2, 5 एंड 8 पे। टूटा 4थे पे। 2 बार आपने ATP खर्च किया था, फॉस्फोराइलेशन, पहले और तीसरे पे। खत्म बेटा खत्म। अब कभी भी लाइफ में 10 स्टेप नहीं भूल सकते बेटा, नींद में भी रहो तो याद रहे। हाँ नींद में भी हो तो बेटा ये 10 स्टेप आपको याद होना चाहिए। डन, मेरे में से सभी को 100% समझ में आ गया। फटाफट बेटा एक बार हैंड रेस करो तो मुझे पता चल जाएगा। अरे याद हो जाएगा, ये वाला जो स्क्रीन पे लिखा है ना 10 स्टेप, ये अगर तुम्हें याद है ना तो हो जाएगा। क्या रे आसिफ, तुझे याद हो रहा है कि तेरा नींद में है तू? ठीक है चलो ठीक है। सानिया तुम्हें याद हो रहा है? आमिर ठीक है। आकांक्षा को तो, मेरे में से शीतल को तो याद होगा, शीतल गाली दे रही होगी सर कितने बार पढ़ाओगे, ये तो मुझे सारा याद है। हाँ शीतल गाली दे सकती है, आकांक्षा भी दे सकती है, आकांक्षा ऑलरेडी ठीक है। अच्छा जयंत आज नहीं है, जयंत आज नहीं है, ठीक है जयंत नहीं है, ठीक। बहुत सारे बच्चों को कितने बार पढ़ा दिया है, मुझे भी नहीं मालूम कि कितने बार मैंने ये सब चैप्टर्स पढ़ाए। चलो ठीक है। अब बेटा थोड़ा हिसाब किताब कर ले ग्लाइकोलिसिस का। बोले सर ये तो हमें पहले कल ही किया था, 2-2 बार किया है सर। नहीं बेटा आज थोड़ा नए ढंग से करते हैं, थोड़ा सा पैसे में हेरा फेरी करते हैं आज। ग्लाइकोलिसिस के हेरा फेरी में बेटा थोड़ा सा दिक्कत है। बोले सर क्या, पानी वाला वाटर वाला कॉन्सेप्ट में गड़बड़ करोगे? बोले ठीक है सर। चलिए फटाफट बेटा, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 10 स्टेप हुआ। चलिए बताइए बेटा कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और किस स्टेप में हुआ? ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने बार CO2 निकला, अगर निकला तो किस स्टेप पे निकला? अरे यार मजाक मत करो, 6 कार्बन आपने लिया था ग्लूकोज का, और लास्ट में पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बना दिए, 6 के 6 बैलेंस है, तो आंसर बेटा लड्डू। ठीक
चलो अब बात करो बेटा वाटर पे, ध्यान से बेटा वाटर पे ध्यान से सुनना। देखो थोड़ा सा इसमें झोल है, अभी आराम से बताने दो। वाटर बनने के दो तरीके, जो वाटर आपका ईटीएस नाम का मशीन बनाएगा उसे मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे, मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। सर ईटीएस नाम का मशीन कहां बनाएगा? स्टेप छठा, डॉक्टर साहब हाइड्रोजन पकड़ के ले गया था, एनएडी आया, एनएडीएच में कन्वर्ट करके गया और इस हाइड्रोजन को बेटा ईटीएस में दे दिया और ईटीएस ने उसे वाटर बनाया। तो याद करो बेटा छठे स्टेप में मैंने आपको बताया था, देख लो बेटा छठा स्टेप, मेरे में से 6 स्टेप देख लीजिए। छठे स्टेप में बेटा 2 एनएडीएच बनते थे, पिछली क्लास में बताया बेटा, बहुत बार मैंने बताया। ये ईटीएस में जाएगा और ईटीएस को बोलेगा आपके पास ऑक्सीजन तो है ना? बोले हाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, पानी बना दो। 2 एनएडीएच आया बेटा, 2 वाटर बना, मेटाबॉलिक वाटर। तो छठे स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि यहां पास बनेंगे 2 मेटाबॉलिक वाटर, लिख दो 2 वाटर। बोले ठीक। अब ध्यान से देखो 9वें स्टेप पे बेटा, 9वें स्टेप पे डिहाइड्रेशन से भी तो पानी बना था, 9वें स्टेप पे डिहाइड्रेशन किया था, उससे भी पानी बना था। ऐसे बेटा, ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट वाटर, ऐसे को क्या कहते हैं? डायरेक्ट वाटर। जो बेटा ईटीएस से ना बने, डायरेक्टली सबस्ट्रेट बना दे। 9वें स्टेप पे डायरेक्टली बेटा वाटर बने थे, इसे कहेंगे डायरेक्ट वाटर। कितने बने बेटा? 2। तो टोटल वाटर कितना बेटा? 2 + 2 कितना होता है? आंसर बेटा 4। वाटर कितने बने बेटा? 4। बोले ठीक। लेकिन सर छठे में पागल को ठीक करने के लिए आपने वाटर डाला था, एनसीईआरटी में H3PO4 के फॉर्म में दिया है, और आपने बोला था सर पागल में 2 फॉस्फेट डालेंगे। 2 पागल थे, 2 फॉस्फेट डाला इंजेक्शन। अब इंजेक्शन डालने के लिए बेटा पानी खर्च करेंगे, तो माइनस बेटा 2 वाटर हमारे खर्च भी हुए थे सर, इसलिए मैंने कल बेटा तुम्हें सिंपल भाषा में बता दिया था 2 वाटर नेट बचने थे। आई थिंक बेटा क्लियर है, आई थिंक बेटा क्लियर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। और इधर वाला तो बेटा आसान है, इधर वाला में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये क्या है बेटा? एटीपी, एटीपी तो मुझे बताने ही नहीं है। एटीपी बनाने के 2 तरीके, एक बेटा एसएलपी और एक बेटा ओपी। छठे स्टेप में डॉक्टर ने बेटा हाइड्रोजन पकड़ के निकाला था और उस हाइड्रोजन को बेटा ईटीएस में डाल दिया। ईटीएस बोला ए ताकत हो तुम, और तुम्हारे ताकत को मैं एटीपी में कन्वर्ट करूंगा, 6 एटीपी बनाऊंगा, 6 एटीपी बनाऊंगा, ठीक। और आप बच्चे लोग याद करो, पागल जब ठीक हुआ था, छठे में पागल को ठीक किया गया, 7वें में एक्टिव हो गया, बोले हम एनर्जी देंगे, 10वें बोला एनर्जी देंगे। 2 स्टेप में बेटा 2-2 एटीपी यानी 4 एटीपी एसएलपी ने बनाया। तो 6 और 4 बेटा हो गए 10 एटीपी, 10 एटीपी टोटल बने। लेकिन पान की दुकान खोलने में बेटा 2 एटीपी स्टार्टिंग में आपने खर्च किया था, तो नेट गेन इज द 8 एटीपी, नेट गेन इज द 8 एटीपी। ये मैंने बता बता करके थक गया, बता बता के थक गया हूं। चलो ठीक है, तुम लोग भी बेटा याद कर करके भी थक गए होगे। चलो ठीक है, लेकिन अब लाइफ में कभी भी रिस्पिरेशन में तुम्हें गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, हाँ एकदम घर वालों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैं अभी, तुम्हें क्या लग रहा है ये जो मैं बता रहा हूं ना, तुम अगले साल मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। अभी जो बच्चे क्वालिफाई कर गए बेटा वो बोर हो रहे, तो उन्होंने बेटा अपना बुक भी खरीद लिया मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, अच्छी बात है। बोले सर मैंने पहले ही जो बुक खोला, पहला पेज पे क्रेब साइकिल दे दिया, ठीक है, तो आपकी याद आ गई। हम बोले ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर में भी तुम्हें यही पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में बेटा पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर में बेटा पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। हाँ फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना, लेकिन पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ना होता है। तो ये सारे चीज बेटा आ जाए, और ये तो पढ़ना बेटा, तुम्हारे अंदर एनर्जी कैसे बनता है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अब हम लोग फटाफट चले, टाइम को वेस्ट ना करते हुए 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर ले लिंक रिएक्शन, ठीक है। हाँ अभी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट्स में हो जाएगा।
चलो अब फटाफट बेटा हम लोग पायरुविक एसिड भाई साहब इंटर करिए कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड है। कितने कार्बन के? बोले सर 3 कार्बन के। 3 कार्बन के, बोले ठीक, अच्छी बात। 2 × 3 6। पायरुविक एसिड बेटा एक जाएगा बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जाएगा, जिसे आप कहते हो बेटा लिंक रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी लिंक रिएक्शन नाम नहीं देती, ठीक है। ये पायरुविक एसिड के अंदर बेटा 3 धमाकेदार प्रोसेस होगा, ध्यान से सुनना। 2 जो पायरुविक एसिड है बेटा, ये एक रिएक्शन में जा रहा है जिसे मैंने कहा बेटा लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में बेटा मेनली 3 चीजें होंगी, ध्यान से सुनना। इस लिंक रिएक्शन में बेटा मेनली 3 चीजें होंगी। बोले सर क्या क्या? पहला, 2 पायरुविक एसिड इंटर किया है, कितने कार्बन के है बच्चा? 3, 1 2 3, 3 कार्बन के। हम सबसे पहले 3 में से 1 कार्बन को तोड़ करके CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देंगे, यानी कि बेटा 2 CO2 रिलीज हो जाएगा, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा। 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, उससे मैंने तोड़ करके 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया। 2 पायरुविक एसिड थे, तो ये बेटा 2 CO2 निकल गया। प्रोसेस का नाम डीकार्बोक्सिलेशन, प्रोसेस का नाम डीकार्बोक्सिलेशन। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए अब यहां भाई साहब दूसरी प्लेयर की एंट्री होगी। बोले भाई रुको, अभी हम भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहा है। डॉक्टर भाई, बोले सर कौन डॉक्टर? वही बेटा नैड वाला, 2 नैड आया, 2 नैड आया, और बेटा इसका हाइड्रोजन लेकर के कन्वर्ट हो गया NADH और H+ में। यानी कि बच्चा आपने पायरुविक एसिड से, पायरुवेट से हाइड्रोजन निकाल लिया, नाम हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी बड़ा स्वीट सा एक स्टेटमेंट लिखती है कि लिंक रिएक्शन कुछ नहीं है, लिंक रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देख लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपने कराया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन, आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया है। तो याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल में भी सेम पैटर्न पे चलेगा, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। डन। तीसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर, तीसरा बेटा यहां पास होगा कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा। तो सर ये कोएंजाइम क्या है? ये बच्चा कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए ना जुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे एसिटाइलेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे एसिटाइलेशन। कोएंजाइम ए जुड़ गया, उसे क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन। इसलिए पायरुविक एसिड अभी एसिटाइलेटेड हो जाएगा और वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बैलेंस कर लो बेटा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, 1 कार्बन तुमने CO2 के फॉर्म में निकाला, तो कितने कार्बन बचे? 2। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। 2 × 2 कितना? 4। 2 CO2 के फॉर्म में निकल गए। 6 की कहानी क्लियर? बोले एकदम करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोसेस को बेटा, इसी प्रोसेस को लीड करने के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए। इस लिंक रिएक्शन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को लीड करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए, जिसका नाम है बेटा PDH। बोले सर एनसीईआरटी में तो नहीं है PDH? हाँ बेटा नहीं है, मालूम है। उसका फुल फॉर्म दे रखा है बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकाला, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और कल बेटा, कल नीट 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने के लिए को फैक्टर चाहिए।
बोले हाँ एकदम चाहिए। एनसीईआरटी में बेटा देखिए, अपने एनसीईआरटी निकालिए और वहां लिखा है बच्चा इस रिएक्शन के नीचे मैग्नीशियम आयन, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बेटा मैग्नीशियम आयन। और ये कल के पेपर में क्वेश्चन आया, ये कल के पेपर में क्वेश्चन आया है, मैग्नीशियम आयन एक्ट एज ए कोफैक्टर। बोले सर याद है, लेकिन बच्चा केवल मैग्नीशियम आयन नहीं होता, ठीक है। वापस से देखो, 2 पायरुविक एसिड क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। केवल बेटा वापस से देखिए, वापस से देखिए, एंजाइम का नाम पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें बेटा हमें चाहिए कितने कोफैक्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 1 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 1 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा 5 है, ठीक है। आपके जो दिया गया है, मटेरियल दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग बेटा 5 है। बोले सर कौन, ठीक है। तो पहला है बेटा मैग्नीशियम है Mg+2, ये एनसीईआरटी में गिवन। दूसरा है बच्चा लोग टीपीपी, एनसीईआरटी में नहीं है। टीपीपी का फुल फॉर्म बेटा थियामीन पायरोफॉस्फेट, जो विटामिन B1 बेटा, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थियामीन, उसी से बना है। बहुत हाई फाई पहले आता था बेटा, बहुत हाई फाई पहले क्वेश्चन पूछा था नीट में ना, तो उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था ये टीपीपी किससे बना है, तो बेटा वो थाइमीन एडेनिन मत याद कर लीजिएगा, एडेनिन गुआनिन थाइमीन मत, नहीं बेटा टीपीपी जो है वो विटामिन B1 थियामीन, वो थाइमीन होता है, ये बेटा थियामीन होता है, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। विटामिन B1 थियामीन, उससे बना है थियामीन पायरोफॉस्फेट। तीसरे का नाम है बेटा लिपोइक एसिड, आप मत याद कीजिए, याद हो गया तो अच्छी बात, न तो बेटा आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लिपोइक एसिड होता है। फोर्थ बेटा होता है नैड प्लस, नैड प्लस उसी के हेल्प से तो ये किया था, हाइड्रोजन को निकाला था। और फोर्थ बेटा कोएंजाइम ए, जिसके हेल्प से हुआ एसिटाइलेशन। तो ये बच्चा आपके जो 5 है, ये इस एंजाइम के कोफैक्टर है, उसे बेटा काम करने में हेल्प करते हैं। आपको जब मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, ये एंजाइम बेटा अभी इनएक्टिव है, इसको काम करने के लिए बेटा कोफैक्टर चाहिए। तो इस पीडीएच को काम करने के लिए 5 तरह के कोफैक्टर चाहिए, मैग्नीशियम, टीपीपी, लिपोइक एसिड, नैड प्लस एंड द कोएंजाइम ए। ये आप याद रखिएगा, कल के पेपर में बेटा मैग्नीशियम केवल पूछा गया, एनसीईआरटी में केवल मैग्नीशियम गिवन है। चलो हो गया, हिसाब किताब बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग महान हो। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, मेरे में से सबसे बोरिंग क्वेश्चन आज का होगा और क्लास एंड हो जाएगी। लिंक रिएक्शन के दौरान में कितने CO2 बने बेटा, लोग आंसर कर दो फटाफट। लिंक रिएक्शन के अंदर कितने CO2 बन गए, हाउ मेनी CO2 विल फॉर्म, तो बोलेंगे सर 2 CO2 बन गए, 2। हाउ मेनी वाटर विल फॉर्म, तो वाटर बनाने के बेटा 2 तरीके होते हैं, एक होता है बेटा डायरेक्ट वाटर, डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बने, एक होता है मेटाबॉलिक। चलिए बच्चा डायरेक्ट वाटर कितने बने, बोले सर डायरेक्ट तो मुझे एक भी नहीं बनते हुए दिखा था, बनता तो मैं बताता। डायरेक्ट 0, मेटाबॉलिक 2, ETS से 2 वाटर बने क्योंकि 2 NADH बना था। तीसरा आई थिंक यहां पर कोई भी बेटा, अब मेरे में से जिंदगी में ये आंसर तो भूल ही नहीं सकते, ATP कितने बने, SLP से और बेटा OP से। ये बेटा दुनिया का सबसे आसान लड्डू वाला क्वेश्चन, SLP से बने बेटा लड्डू, कोई भी सबस्ट्रेट नहीं, डायरेक्टली नहीं बनाया। जो भी बने बेटा ETS से बना 2 NADH इक्विवेलेंट टू 6 ATP, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा, लिंक रिएक्शन कंप्लीट, कंप्लीट। तो रिस्पिरेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप बना देते हो जानबूझ करके, ठीक है। तो मेरे में से यहां तक हम लोग आज रहने देते हैं, ठीक है। अब बेटा सारे क्वेश्चन आप स्मूथली बनाइए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन अब है ही नहीं जो नहीं बनेगा। फिर भी बेटा मैं लास्ट राउंड ऑफ 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट, और फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए चलिए बच्चा लो, फर्स्ट क्वेश्चन,
आपने जिंक का नाम सुना है बेटा, जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम, दो एंजाइम का नाम आपको बताया गया है, एक का शायद बताया मैंने, एक बायोमोलिक्यूल्स में, नाम बता दीजिए। जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम, जिंक किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? एनसीईआरटी में बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में दे रखा है, और जिंक एक और को एक्टिवेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और दूसरा बेटा कार्बोक्सी पेप्टिडेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंड द कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीन नाम के हार्मोन बनाने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ती है? आंसर जिंक। राइबोसोम के दोनों यूनिट को जोड़ने में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? राइबोसोम के दोनों यूनिट को जोड़ने में किस एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? शायद बेटा कल के पेपर में ये क्वेश्चन था। आंसर बेटा मैग्नीशियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ठीक है, हाँ कल के क्वेश्चन आया था, सोयाबीन प्लांट में, सोयाबीन प्लांट में आंसर बता देना था, जिसे ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं, यूरियाइड्स। कहां तुमने, ए भैया रेक्टाफिकेशन, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम लोग करेक्ट बेटा। अरे मैं क्वेश्चन को पहले सुनो ना। सोयाबीन प्लांट में जो बेटा नाइट्रोजन वो लेता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा। सोयाबीन प्लांट में जो नाइट्रोजन आता है उसे बेटा यूरिया पहले पकड़ता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? कल का ये क्वेश्चन था, कल नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ए आसिफ, अमोनिया के फॉर्म में, यूरियाइड्स भूल गए, यूरियाइड्स के फॉर्म में, यूरिया और अमोनियम आयन को बाइंड करेगा, यूरियाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, दो ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताइए जो बेटा सल्फर कंटेनिंग है। दो ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताइए जो बेटा सल्फर कंटेनिंग है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है, सिस्टीन एंड द मिथ्योनिन। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एमाइड कंटेनिंग दो अमीनो एसिड का नाम बताइए। एमाइड कंटेनिंग दो अमीनो एसिड का नाम बताइए। एमाइड कंटेनिंग दो अमीनो एसिड का नाम बताइए। स्पाराजीन एंड ग्लूटामीन। चलिए ठीक है, ये बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को दो अमोनिया में कन्वर्ट करना है, हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड? मारूंगा मेरे थप्पड़ से ही मैं बता रहा हूं। अरे मैंने बोला 1N2 से दो अमोनिया बनेगा। अरे मैं बताता हूं तो रट लेते हो क्या? अरे एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 8, तो मैंने बोल दिया दो मॉलिक्यूल अमोनिया तो 16। अब बोलते हैं सिली मिस्टेक हो। अरे भाई क्या सिली मिस्टेक है? चलिए ये बताइए, नोड्यूल्स का कलर पिंक कलर का होता है क्यों? नोड्यूल्स आर पिंक कलर इज ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन। एक ऐसा प्लांट का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। एक ऐसे प्लांट का नाम मैंने तीन तीन बताया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अल्नस। इस अल्नस नाम के प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ठीक है, आंसर बेटा फ्रैंकिया। आंसर बेटा फ्रैंकिया। दो ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बच्चा डीनाइट्रिफिकेशन करता है। दो ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस, थायोबैसिलस। ठीक, चलिए ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिवेट करने में किस मिनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? ठीक है, कैल्शियम के अपटेक में और यूटिलाइजेशन में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? ठीक है, बोरॉन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर बेटा कैल्शियम। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किस साइंटिस्ट ने दिया था? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किस साइंटिस्ट ने दिया था? सच्चा इंसान था, इतना याद रखना, सच्चा इंसान था भाई साहब, जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक। कौन सा एलिमेंट बेटा
क्लोरोफिल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट। आंसर बेटा आयरन। ठीक है, आंसर बच्चे लोग आयरन। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? रुबिस्को पेप्को को एक्टिवेट करने में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने में, रेस्पिरेशन में एक्टिवेट में, डीएनए सिंथेसिस में जो एंजाइम होता है इसे एक्टिवेट करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? आंसर बेटा मैग्नीशियम। तो इसी तरह से टिप पे याद होना चाहिए ना, इसी तरह से बेटा एक एक लाइन आपको टिप पे याद हो जाना चाहिए, तब आपका तैयारी बेटा। तभी ना देखा था तला गया बोला कि मैंने 2 घंटे में पेपर कर दी, ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। और उसका एक गलत इंपैक्ट निकला कि उसके बेटा रंगने में ना गलत हो गए, 1-2 गलत हो गए। तो वो भी नहीं होना चाहिए कि बेटा 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में तुम अपने आप को स्टार बन रहे हो। नहीं, आराम से कीजिए, लेकिन बेटा तैयारी वैसे ही होना चाहिए, एकदम बेटा एक्यूरेट। आंसर आया किया। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चन सारे बना लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन का लगभग एंडिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।